चलिए तो सेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। हमने सारे ऑपरेशंस जो हैं वो पढ़ लिए हैं, उनको पढ़ के ख़त्म कर दिया है। अब हमें जो अगला सब टॉपिक जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है थ्योरम्स ऑफ कार्डिनल नंबर, यानी कि समुच्चय की जो कोटि हैं उन पर आधारित जो प्रमेय हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ सेट ऑफ फॉर्मूले देखने को मिलेंगे जहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, या फिर अगर मैं बात करूं ओनली सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ओनली सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एग्जैक्टली ए एंड बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इस तरह के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो काउंटिंग की जाएगी उसको करने का तरीका हम यहां पर सीखेंगे। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि यहां पर वो फॉर्मूले जनरेट होंगे जिनसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग कर सकते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही एक सेट के रेस्पेक्ट में क्या बोला जाता है बच्चों, कार्डिनल नंबर या फिर समुच्चय की कोटि। ठीक है, फिर यहां पर जो एग्जांपल्स या जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप डे टू डे लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लेते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल है जहां पर कुछ लोगों को कॉफी पसंद है, कुछ लोगों को चाय पसंद है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको केवल चाय पसंद है, या कितने लोग ऐसे हैं जिनको केवल कॉफी पसंद है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि कुछ लोगों को हॉकी पसंद है, कुछ लोगों को फुटबॉल पसंद है, कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको केवल हॉकी पसंद है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको हॉकी क्रिकेट फुटबॉल तीनों पसंद है। इस टाइप के क्वेश्चन। अब हॉकी क्रिकेट फुटबॉल को आप चाय कॉफी से रिप्लेस कर दें, कटरीना बिपाशा रवीना से रिप्लेस कर दें, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिप्लेस कर दें, तो नाम बदल देने से सवाल का कॉन्सेप्ट तो नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, सही है, तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ थ्योरम्स ऑफ कार्डिनल नंबर। तो अगर मैं थोड़ा सा पहले बेसिक बातें कर लूं रिलेटेड टू वेन डायग्राम, तो इसको ध्यान से देखना आप कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास दो सेट है, लेट अस सपोज सेट ए एंड सेट बी, एंड दिस इज ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वेन डायग्राम में हमने ये बोला ही था। मान लेते हैं कि यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी और सी, और यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो है डी और ई, और बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ई एंड एफ। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर इस वेन डायग्राम को देखते हुए मैं आपसे बोलूं कि ओनली ए में बच्चों कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे अवयव हैं जो केवल ए समुच्चय ए में उपस्थित हैं। पहली बात तो इसको लिखने का तरीका ये होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। जब मैं ओनली ए या एग्जैक्टली ए के एलिमेंट्स की बात करूंगा तो उसका मीनिंग होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, मतलब ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियो में। तो इस सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे देखो उसके करस्पॉन्डिंग शेडिंग आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी। तो इस शेडिंग के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स आ गए बच्चों वो कौन कौन से आ गए, सेट में ए बी और सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं ओनली बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है ना, बी इंटरसेक्शन ए डैश, और उसकी जो शेडिंग होगी वो इस तरीके से होगी ओनली बी के एलिमेंट्स की। तो इस शेडिंग के करस्पॉन्डिंग मेरे को जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से हैं, डी एंड ई। यहां तक भी ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि बोथ ए एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बोथ ए एंड बी में, तो हम बोलेंगे कि उसको ए इंटरसेक्शन बी इस ऑपरेशन द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी की अगर आप शेडिंग करेंगे तो वो ये वाला होगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए बच्चों, इसमें आ गए एलिमेंट्स ई एंड एफ। यहां तक भी ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ए और बी और बोथ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन वाली फीलिंग और का मतलब यूनियन वाली फीलिंग। तो ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरी शेडिंग अभी मैंने कर रखी है वो किसको दर्शा रही है, वो ए यूनियन बी के शेडेड रीजन को ही इंडिकेट कर रही है, दर्शा रही है। तो उसमें बच्चों कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, वैसे तो ये सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं क्विकली आपको ब्रीफ करना चाहता हूं इन चीजों से, क्योंकि अब इनका यूज बहुत ज्यादा आने वाला है।
समझ में आ रहा है? तो ये तो दो सेट की जब हमने बात की तो उसका वेन डायग्राम इस तरीके से, और करस्पॉन्डिंग हमने ये सारी चीजें लिख ली। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं तीन सेट की, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा सबसे पहले। मान लेते हैं कि अब मेरे पास तीन सेट है, मान लेते हैं कि अब मेरे पास तीन सेट्स हैं इस तरीके से, ए, बी एंड सी। आप ध्यान से देखें तो इनमें ओवरलैपिंग हो रही है, किसमें? ए और बी में भी ओवरलैपिंग हो रही है, बी और सी में भी ओवरलैपिंग हो रही है, ए और सी में भी ओवरलैपिंग हो रही है, एंड ए बी सी तीनों में भी ओवरलैपिंग हो रही है। तो मान लेते हैं कि यहां पे है एलिमेंट ए, बी, हियर वी हैव सी, डी, यहां पर है ई, एफ और जी, यहां पर मान लेते हैं एच, आई, जे एंड के। ठीक है, ये है एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर सेट्स में। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग बोलूं ओनली ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ओनली ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो सबसे पहले उसकी शेडिंग आप इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से शेडिंग कर देंगे। तो ओनली ए में मेरे को कौन कौन से एलिमेंट्स दिखाई दिए बच्चों? ए कॉमा बी। सही है, बहुत ही चिटपुटिया बातें हैं। इसी तरीके से ओनली बी की बात करें तो ओनली बी में मेरे को कौन कौन से एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? सी और डी। यहां तक भी ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं ओनली सी की। अच्छा, ओनली बी की शेडिंग इस तरीके से होगी और ओनली सी की शेडिंग इस तरीके से होगी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं? एफ, जी और ई, एफ, जी और ई। सही है। अब अगर आपसे कोई बोले कि ओनली ए एंड बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ध्यान से देखना, ओनली ए एंड बी में, केवल ए और बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग देखो बच्चों, हम बोल रहे हैं कि ये है सेट ए और ये है सेट बी। ए एंड बी यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये आई और के दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन के एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में भी आएगा, ए में भी आएगा और सी में भी आएगा। जबकि अपने से क्या रिक्वायर्ड, क्या डिजायर्ड है, अपने से ये पूछा गया है कि ए और बी में होना चाहिए वो केवल। तो केवल ए और बी की अगर मैं शेडिंग करूंगा तो वो ये वाली होगी, ये ध्यान से देख लेना। तो इस शेडिंग के करस्पॉन्डिंग एक ही एलिमेंट है वहां पे, कौन है? आई। कौन है? आई। मतलब कोई आई नहीं है तुम्हारे जीवन में, वो एलिमेंट है आई। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर बात करें ओनली ए एंड सी की, ओनली ए एंड सी की, ओनली भी लिख सकते हैं या फिर यहां पे एग्जैक्टली वर्ड भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ओनली ए एंड सी यानी कि ए और सी दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन जे और के दोनों है, लेकिन इन दोनों में, केवल इन दोनों में कॉमन तो एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है, उसकी शेडिंग इस तरीके से कर दी। और यहां पे कौन था बच्चों? जे। शेडिंग करने के बाद वो अलग बात है कि वो छुप जा रहा है, लेकिन यहां पे एलिमेंट कौन था? जे था। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं एग्जैक्टली बी एंड सी की, एग्जैक्टली बी एंड सी की, तो समझ में आ ही रहा होगा कि शेडिंग तो इस पोर्शन की हो जाएगी। ठीक है, और उसमें एलिमेंट कौन सा आ रहा है? एच आ रहा है। सही है, बहुत सही है। उसी के बाद अगर बात करें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहां से मैं क्या इंप्लाई करना चाह रहा हूं कि वो वाला एलिमेंट जो कि तीनों में ही होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग देखो ये छोटू सा जो रीजन है उसको शेड करना पड़ेगा। ये हमें दर्शा रहा है कौन सा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों में कॉमन है, और उसके अंदर जो एलिमेंट था वो एलिमेंट कौन सा था? के। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ रही है ना? अब यहां पर अगर सेट ए की बात करता कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, चलो यहां पे हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो तो इधर लिख देता हूं। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देख करके बताओ। सेट ए में है ए, बी, आई, इधर था जे और इधर था के, तो हम लिखेंगे ए, बी, आई, जे एंड के। ठीक है, अगर सेट बी की बात करेगा तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सी, एच, डी, आई और के। सी, एच, डी, आई और के। ठीक है, इसी तरीके से सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? ई, जी, एफ, एच, जे, के। ई, जी, एफ, एच,
के। अगर अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो शुरू में तो दिख गया होगा ना जब मैंने इन एलिमेंट्स की लिस्टिंग की थी, ठीक है, तो वहां से देख करके आप बता सकते हैं। तो सेट ए में ये होगा, बी में ये होगा और सी में ये होगा। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो इन सभी की जो शेडिंग कर रखी है उसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए यूनियन बी यूनियन सी का पार्ट होगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए बच्चों? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के तक ही लिखा था ना हमने, ठीक है। अरे ये एबीसीडी नहीं चल रही है भैया, इस बात को समझने की कोशिश करना। एबीसीडी नहीं चल रही है, वो तो एलिमेंट्स को मैंने इस तरीके से लिखा था कि वो सीक्वेंस में ही आ गए। कब? जब मैंने तीनों का यूनियन किया, ठीक है। तो अभी मैं बहुत ही बेसिक सी बातें आपको सिखा रहा हूं। वेन डायग्राम को देख करके आपको रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखना आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस ये फील करवा रहा हूं, ठीक है। अगर ये वाली चीज आपको आ गई तो अब चीजें थोड़ी सी हमारे लिए आसान हो जाएंगी थ्योरम्स ऑफ कार्डिनल नंबर पे। तो जल्दी से इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें। चिटपुटिया बातें, चलो हो गया होगा। अब आते हैं मुद्दे पे। तो अभी तक क्या फालतू की बातें कर रहे थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो थ्योरम्स ऑफ कार्डिनल नंबर में बच्चों जो हमारा सबसे पहला और सबसे चिटपुटिया फॉर्मूला जनरेट होगा वो ये वाला होगा। कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये वाला। कौन सा? अरे ये वाला, एन ए यूनियन बी, ठीक है। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और दूसरा सेट है बी, ठीक है, दो समुच्चय हैं, पहला समुच्चय ए दूसरा समुच्चय बी, तो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर अपने से पूछे जाएं तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बराबर ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, ठीक है। अब यहां पर प्लस किया है, यहां पर माइनस किया है, ऐसा क्यों? तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सप्लेनेशन को देख लेना और समझ लेना। मतलब खुद से नहीं, मैं समझा रहा हूं, डेफिनेटली मैं समझा रहा हूं। मान लेते कि ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, दिखाई दे ही रहा है सबको। अच्छा, यहां पर हम जितने भी सेट्स की बात कर रहे होंगे तो यूजुअली हम किन सेट्स की बात करेंगे? उन सेट्स की बात करेंगे जो कि आपस में डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, जिनमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। क्योंकि अगर सेट्स डिसजॉइंट होंगे तब तो आप बहुत ही आसानी से इनका आंसर निकाल सकते हैं। एन ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी के ही बराबर हो जाएगा, सही है ना। जिन लोगों ने डिसजॉइंट सेट पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस को देखते हुए वो लोग समझ रहे होंगे। तो हम ऐसे सेट्स लेंगे जिनमें कुछ ना कुछ पोर्शन क्या होगा? कॉमन होगा। समझ में आ रहा है? तो अब इधर ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि ऐसे, मान लो, अब देखो, मान लो कि ओनली ए वाले रीजन में, ओनली ए वाला जो रीजन है वो रीजन ए से इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओनली ए वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के बराबर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ओनली ए वाला रीजन किससे प्रदर्शित किया जा रहा है? ए से, ठीक है, ये वाला। समझ में आ ही रहा होगा। ओनली बी वाला जो रीजन है, ध्यान से देखना, ओनली बी वाला जो रीजन है उसको मैं किससे इंडिकेट कर रहा हूं बच्चों? बी से, स्मॉल बी से। एंड ए इंटरसेक्शन बी वाला जो रीजन है उसको मैं किससे प्रदर्शित कर रहा हूं? सी से। सबको दिखाई दे ही रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं मैंने, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, ये उस रीजन को लिखा है मैंने। इस रीजन को कौन इंडिकेट कर रहा है? स्मॉल ए। इस रीजन को कौन इंडिकेट कर रहा है? स्मॉल बी। और इस रीजन को कौन इंडिकेट कर रहा है? स्मॉल सी, सही है। तो अब ए यूनियन बी की करस्पॉन्डिंग जो शेडिंग होगी क्या वो यही वाली होगी?
पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो वहां पर बैठ करके तुम्हें केवल मुंडी हिलानी है कि हाँ यही वाली होगी, जो भी मैं बोलता जाऊं बस मुंडी हिलाते जाओ। ए यूनियन बी की शेडिंग क्या यही वाली होगी? बिल्कुल यही वाली होगी। अब ए यूनियन बी को देखते हुए मैंने बोला कि अच्छा, सेट ए के एलिमेंट्स तो मेरे को कंसिडर करने ही पड़ेंगे, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और सेट बी के एलिमेंट्स भी मेरे को कंसिडर करने पड़ेंगे, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जब मैंने लिखा, इधर लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा रीजन आ गया बच्चों? ए और सी दोनों आ गया, क्योंकि जब मैं सेट ए की बात करूंगा तो उसमें ये वाला रीजन भी काउंट होगा और ये वाला रीजन भी काउंट होगा। तो इस रीजन में जो एलिमेंट्स है वो किससे इंडिकेटेड है? ए से, और इस रीजन को मैंने सी से इंडिकेट कर रखा है। तो जब मैं ए की एन ऑफ ए की बात करूंगा तो उसमें आ गया ए प्लस सी। इसी तरीके से जब मैं एन ऑफ बी की बात करूंगा तो उसमें कौन कौन आ गया? शेडेड रीजन बी एंड शेडेड रीजन सी, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा बी प्लस सी। ठीक है, तो अब देखो इस शेडेड रीजन को देखते हुए मैं बोल सकता हूं कि ए यूनियन बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग करनी थी तो वो किसके बराबर होने चाहिए थे? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होने चाहिए थे, क्योंकि मैंने इस तरीके से शेड कर रखा है, मतलब ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन। तो बेसिकली मेरे को निकालना था ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन मैं निकाल क्या रहा हूं? ए प्लस बी प्लस टू सी। ठीक है, ये फील आ रही होगी कि सी कितनी बार अकर हुआ इन दोनों को जोड़ने पे? सी 2 बार आ गया। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? सी अपने को एक बार चाहिए, ए और बी भी एक बार चाहिए, तो ए और बी का तो जुगाड़ बैठा हुआ है, सी जो है वो रायता फैला रहा है। तो क्योंकि सी 2 बार है तो एक बार सी को हमने घटा दिया इन ऑर्डर टू गेट ए प्लस बी प्लस सी। ये भी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, सी जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? कौन से रीजन को इंडिकेट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को। किसको इंडिकेट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को। तो माइनस सी अगर मैं कर रहा हूं तो यहां पर मुझे माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर देना चाहिए। सही है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी का ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और बेसिकली ये इसका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यही इसका क्या हो गया बच्चों? प्रूफ हो गया। इस फॉर्मूले को समझने के लिए, इस फॉर्मूले को फील करने के लिए कि ऐसा हमने कैसे लिखा। अब 2 में तो ये कहानी बहुत ही इजीली समझ में आती है, लेकिन जब हम 3 पे जाते हैं, 4 पे जाते हैं, या एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 की बात करते हैं, तब थोड़ा सा मतलब वो झागवर्धक बनता जाता है। समझ में आ रहा है? वहां पे बेहोशी आनी शुरू होती है। तो इसलिए मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से समझें, और वेन डायग्राम की मदद से हम ये किस तरीके से सोच रहे हैं वो भी आपको करना आना चाहिए। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें। बढ़ते हैं आगे। ये बहुत ही चिटपुटिया था। अब ये जन्मों जन्मांतर तक हमें याद करना है। एन ए यूनियन बी किसके बराबर है? एन ऑफ ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे दूसरे फॉर्मूले की तरफ। इसमें हमने लिख दिया एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, ए यूनियन बी में अगर हम इसी को अंग्रेजी में बोलना चाहें तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी में से कम एक में अवयवों की संख्या कितनी होगी? कम से कम एक मतलब ज्यादा से ज्यादा दोनों। तो कम से कम एक का मतलब या तो ए ले लो या बी ले लो या फिर दोनों को ले लो। कम से कम का यही मीनिंग होगा ना, या तो सेट ए के एलिमेंट्स या सेट बी के एलिमेंट्स या फिर दोनों। तो ये कहां पर हम पढ़ते हैं? ये हम यूनियन में ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली एन ए यूनियन बी को अंग्रेजी में इस तरीके से लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ दीज सेट्स ए एंड बी। हिंदी में आप बोल देंगे कि ए तथा बी में से कम एक में उपस्थित अवयवों की संख्या।
सही है। इसी तरीके से एन ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी एंड सी। ठीक है, ए बी और सी में से कम एक में उपस्थित अवयवों की संख्या वो यहां से लिखी जाएगी, ए यूनियन बी यूनियन सी से। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ए बी माइनस एन बी सी माइनस एन ए सी प्लस एन ए बी सी। ठीक है, मैंने बोला कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए बी। ये देखो, ये जो ए बी है ये हमने नया तरीका लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखने का ये तरीका भी होगा आपसे, जिसको हम फॉलो करेंगे। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट इंडिकेटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये मत बोलना कि सर आप इंटरसेक्शन लगाना भूल गए इन दोनों के बीच में, तुम सुनना भूल गए। ठीक है ना, कायदे से तुम सुनना भूल गए। मैंने बता दिया कि दिस इज एज गुड एज ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है। अब ये वाला भी हम फॉलो करेंगे। तो अब चलो इसको भी देख लेते हैं कि 3 सेट के केसेस में यूनियन का ये वाला फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है। सही है, आ जाओ आ जाओ, मतलब वहीं बैठे रहो पर देख लो। पूछो कभी तो पूछो। हाँ, मान लेते हैं कि ये है सेट ए, सेट बी, सेट सी, लपक लपक के ओवरलैपिंग हो रही है तीनों में, और क्या मान लेते हैं, इस रीजन के एलिमेंट्स को ए से इंडिकेट कर दिया, इस रीजन के एलिमेंट्स को बी से, इस रीजन के एलिमेंट्स को सी से। ये हम अपने हिसाब से चूज कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें ए बी सी पसंद नहीं आता है, अल्फा बीटा गामा पसंद आता है, वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस रीजन को डी से, इस रीजन को ई से, इस रीजन को एफ से, और इस रीजन को जी से। सही है। तो अगर मैं बात करूं कि डी कौन से रीजन को इंडिकेट कर रहा है, क्या आप देख के बता सकते हैं, अभी अभी मैंने सिखाया है। डी कौन से रीजन को इंडिकेट कर रहा है, डी इंडिकेट कर रहा है ओनली या फिर एग्जैक्टली ए एंड बी। ठीक है, जिन्होंने ध्यान से देखा होगा समझ में आ गया होगा कि डी कौन से रीजन को इंडिकेट कर रहा है, एग्जैक्टली ए और बी में कॉमन वाले एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं ई किसको इंडिकेट कर रहा है, तो एग्जैक्टली कौन सा, बी एंड सी। इसी तरीके से एफ किसको इंडिकेट कर रहा है, एग्जैक्टली सी एंड ई, सी एंड ए में आने वाले एलिमेंट्स। ठीक है, एफ किसको इंडिकेट कर रहा है, देखो यहां पे शेडिंग करोगे तो वो ए और सी में केवल कॉमन आने वाले अवयव हैं। इसी तरीके से डी प्लस जी किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, डी प्लस जी ए और बी दोनों में, तो हम बोल देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये भी इंटरसेक्शन लग रहा होगा, ये भी इंटरसेक्शन लग रहा होगा। ठीक है ना, तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली ए और बी में कॉमन, एग्जैक्टली ए और बी में केवल ये वाला पोर्शन कॉमन है। और अगर आपसे एग्जैक्टली वर्ड ना बोला जाए, ए और बी में कॉमन बोला जाए, तो इसको और इसको दोनों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन काउंट होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं जी प्लस ई किसको इंडिकेट कर रहा है, जी प्लस ई, तो वो बी इंटरसेक्शन सी को दर्शा रहा है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं ये, जो हम कर चुके हैं अभी वीडियो के स्टार्ट में। और इसी तरीके से जी प्लस एफ किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, जी प्लस एफ ए इंटरसेक्शन सी को इंडिकेट कर रहा है। इधर से हटा दो इसको, है ना। इसी तरीके से अगर मैं केवल ए की बात करूं तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ये ए वाला अगर इसको मैं शेड कर दूंगा तो ओनली ए, ओनली सेट ए। बी जो है वो ओनली सेट बी को इंडिकेट कर रहा है, और सी ओनली सेट सी को, है ना। ये मैं हर बार नहीं लिखूंगा, शुरुआत में लिख लिख करके आपको बता रहा हूं। शुरुआत में क्या, इसी बार लिख रहा हूं, है ना, आगे नहीं लिखूंगा।
समझते जाना। और अगर हम बात करें जी की, तो जी किसको इंडिकेट कर रहा है यार? जी तो ए में भी कॉमन है, बी में भी है और सी में भी है। तो जी में जो शेडेड रीजन होगा या जो एलिमेंट्स होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट होगा। ये बातें अपने को समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? आ रही है। तो अगर सेट ए की बात की जाए तो सेट ए में कौन कौन सा रीजन आ गया? स्मॉल ए, स्मॉल डी, स्मॉल जी, स्मॉल एफ। सेट बी में कौन कौन सा आ गया? बी डी जी ई। सेट सी में कौन कौन सा आ गया? सी ई जी एफ। ठीक है, इतनी बातें अपने को समझ में आ रही है। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर वाले फॉर्मूले पे। तो अपने से बोला गया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अभी भूल जाओ, ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी की जो शेडिंग होगी वो बहुत ही मस्त तरीके से ऐसी होगी। इन तीनों गोलों में से कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबको हमने शेड कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये शेडिंग हो गई करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? रीजन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अभी इसको एन को भूल जाओ, ए यूनियन बी यूनियन सी की शेडिंग हमने कर दी। तो इस शेडिंग को देखते हुए मैं बोलूंगा कि अपने को कौन कौन से रीजन चाहिए? ए डी जी एफ, इनको मैं जोड़ता गया, और बी और ई भी चाहिए क्योंकि उनको भी शेड कर रखा है। और क्या चाहिए? सी भी चाहिए। ठीक है, और सारे एक एक बार ही चाहिए, दो दो बार नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको एक बार ले लिया, इसको एक बार ले लिया, इसको 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 ले लिया, और सबको यूनियन कर दिया, सबको यूनाइट कर दिया, ऐड कर दिया, तो यही वाला शेडेड रीजन आपको दिखाई देगा। तो जो रिक्वायर्ड था वो तो ये था, और जो हमने लिखा है वो कैसे लिखा है उसको समझते हैं। देखो, मैं बोलूंगा कि सेट ए के एलिमेंट्स मेरे को लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि वहीं से मेरे को ए डी जी और एफ मिलेगा। तो इस शेडेड रीजन को देख करके मैं बोलूंगा कि सेट ए ले लो, सेट बी ले लो और सेट सी ले लो। समझ में आ रहा है? तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस के बेसिस पे इतना तो अपने को लेना ही पड़ेगा, वरना बात कैसे बन पाएगी। सबको भूमिका में लाने के लिए एन ए और एन बी और एन सी को कंसिडर किया। तो जैसे ही मैंने एन ए लिखा तो उसमें कौन कौन सा रीजन आ गया? ए डी जी और एफ। ये बात समझ में आ रही है क्या? उसको कहां पे लिखूं मैं? यहां पे लिखता हूं, इधर लिखता हूं। चलो, ए डी जी और एफ, ये दिखाई दे रहा है क्या? लेट मी चेक। हाँ, खूबसूरती से दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा बड़ा लिख लेना चाहिए मेरे को। ए डी जी और एफ, ये किसकी वजह से आया? जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लिखे। इसी तरीके से बी के रीजन वाले एलिमेंट्स को अगर मैं लिखूंगा या बी को इंक्लूड करूंगा एनबी के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास कौन कौन आ गया? बी डी जी और ई। बी डी जी और ई। और इसी तरीके से सी को जब मैं कंसिडर करूंगा, सेट सी को, तो वहां से कौन कौन से रीजन वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे? सी ई जी और एफ। ये समझ में आ गया क्या? अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां से ये वाली चीज हमने कैसे लिखी, ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ। तो इस शेडेड रीजन के करस्पॉन्डिंग अपने को इतनी सामग्री चाहिए थी, लेकिन जब हमने इन तीनों को जोड़ा तो इतनी सामग्री आ गई। ठीक है, अब चाहिए था ए डी जी एफ बी ई सी एक एक बार, तो ए डी जी एफ बी ई सी एक एक बार के अलावा क्या है, और भी ज्यादा बार अकर हो रहे हैं, जिससे थोड़ा सा रायता फैल रहा है। देख लेते हैं अब क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं डी की, तो डी मेरे को यहां पे भी दिखाई दे रहा है और डी मेरे को यहां पे भी दिखाई दे रहा है। हमें डी एक बार चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट है समझना। हमें डी एक बार चाहिए था, जबकि डी आ कितनी बार रहा है? 2 बार। तो डी को क्या करना पड़ेगा? एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई चीज सरप्लस में है और एक ज्यादा है तो मुझे उसको न्यूट्रल बनाने के लिए एक कम करना पड़ेगा। हमें एक डी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 2 डी आ रहे हैं तो हमें एक डी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, डी जो है वो कौन से रीजन में आ रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या डी इस रीजन में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कौन से वाले में? ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में मैं बोल सकता हूं डी प्लस जी दोनों आ रहे हैं, क्योंकि हम केवल डी को तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते ना,
हमें इस ऑपरेशन को ही परफॉर्म करना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम इसमें से ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो डी चला जाएगा। वो अलग बात है कि जी भी जाएगा उसके साथ, क्योंकि डी प्लस जी दोनों मिलकर के बना रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अभी हमने अपना काम करना शुरू कर दिया डी की मदद से। तो हम बोलेंगे कि यहां पे जो गड़बड़ हो रखा है उसमें से माइनस कर दिया हमने क्या, डी प्लस जी। ठीक है, क्योंकि अपने को डी को एक बार घटाना था, डी अकेला तो जाएगा नहीं, डी और जी दोनों एक साथ जाएंगे क्योंकि वो ही ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं कि एफ कितनी बार आ रहा है, एक, और दो बार एफ भी आ रहा है, जबकि एफ अपने को एक बार ही चाहिए था। तो बेसिकली अब एफ को भी एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन एफ एक बार सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन अकेला नहीं होगा, एफ और जी दोनों एक साथ होंगे, क्योंकि एफ और जी से मिलकर के बन रहा है ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां पे मैंने घटा दिया एफ प्लस जी। और इसी तरीके से और कौन दो बार आ रहा है, ई जो है वो भी दो बार आ रहा है, और हमें ई भी एक बार चाहिए था एलएचएस में। तो हम बोले कि ई को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन ई अकेले सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ई और जी, ध्यान से देखना, ई और जी, ये वाला पोर्शन हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो ई और जी उसमें दोनों आ रहे हैं, और ई और जी के मिलने से क्या बन रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पर हमने लिखा ई एंड जी। सही है। अच्छा, उसके बाद बच क्या रहा है, ए एक बार, बी एक बार, सी एक बार। तो ये तो एक एक बार इनका मामला सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए का काम हो गया, बी का काम हो गया, सी का काम हो गया। और अब देखो यहां पे जी कितनी बार आ रहा है यार, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, ये तो बेशर्म टाइप का है, जी तो तीन बार आ गया, जबकि चाहिए कितनी बार था, एक बार चाहिए था। और जब मैं घटा रहा हूं, ठीक है, इसको भी तो आप कंसिडर करेंगे, जब मैं घटा रहा हूं तो जी इधर तीन बार था और माइनस के साथ भी जी तीन बार आ गया, क्योंकि हमने क्या बोला कि डी को सब्ट्रैक्ट अकेले नहीं करेंगे, डी और जी को करेंगे, ई को सब्ट्रैक्ट अकेले नहीं करेंगे, ई और जी को करेंगे, एफ को सब्ट्रैक्ट अकेले नहीं करेंगे, एफ और जी को करेंगे। ये समझ में आ रहा है ना, कन्वीनियंट है वो इसलिए। तो हमने बोला कि जी तीन बार आ रहा था और तीन बार चला भी गया। तो जी बोलेगा यार तुमने मेरे को तो पांडु बना दिया एकदम, तीन बार लिया और तीन बार हटा दिया, क्योंकि मैं एक बार तो कम से कम आना चाहिए ना, कम से कम क्या एग्जैक्टली एक बार इसको आना चाहिए। तो बेसिकली अब इस चीज को न्यूट्रल बनाने के लिए या जो रिक्वायर्ड है वो लाने के लिए एक बार मुझे जी को क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ देना पड़ेगा। सही है। अब आप देख पाएंगे कि ये LHS जो कि इतना छोटा लिखा हुआ है और ये RHS जो कि इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये दोनों अब जाकर के क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। अब जाकर के क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो बेसिकली ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। सही है। तो हमने बोला था कि शुरू में तो आप इन तीनों को लिख लो, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है। अब ध्यान से देखो, सब्ट्रैक्ट आपने क्या किया है, डी प्लस जी, तो डी प्लस जी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और आपने एफ प्लस जी को हटाया है, एफ प्लस जी कौन है बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी घटा दिए हमने यहां पर। ठीक है, पहले ये वाला फिर ये वाला। और G प्लस ई, जी प्लस ई क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी को भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन ऐसा करने पे G जो है वो यहां से और यहां से खत्म कुमार हो गया, लेकिन उसको एक बार तो इंट्रोड्यूस करना था, तो प्लस कर दिया हमने G। और G किसको इंडिकेट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, तो प्लस G का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया वेन डायग्राम की मदद से इस फॉर्मूले का। तो मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा ही हो गया होगा, तो समझ में एक एक चीज आ जानी चाहिए। ठीक है, ताकि आप आने वाले फॉर्मूले खुद से डिराइव कर सकें। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। सही है।
सही है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का फॉर्मूला। ये किसका हो जाएगा, इसकी अंग्रेजी लिख सकते हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी कॉमा सी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये वेन डायग्राम तो रब ना करना पड़े क्योंकि इसको फिर बार बार बनाना पड़ेगा, पर थर्ड फॉर्मूला भी लिखना ही पड़ेगा अपने को। चलो तीसरा वाला ऐसे हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली, ध्यान से देखना, गौर फरमाने वाला शब्द लिख दिया है मैंने, इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली एक सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ए बी और सी में से। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी -2 एन ए बी -2 एन बी सी -2 एन ए सी +3 एन ए बी सी। ठीक है, ध्यान से देख लेना, चेक कर लेता हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दिखाई तो दे रहा है, मैं एक बार पढ़ भी देता हूं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, मतलब समुच्चय ए बी और सी में से ठीक एक समुच्चय में कितने अवयव होंगे, ठीक एक समुच्चय में कितने अवयव होंगे। अब या तो ए में होगा या बी में होगा या सी में होगा, लेकिन केवल उसी पर्टिकुलर सेट में होना चाहिए, कॉमन में नहीं लेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी -2 टाइम्स एन ए बी, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी, -2 टाइम्स एन बी सी -2 टाइम्स एन ए सी, और यहां पर लिखा हुआ है बच्चों +3 एन ए बी सी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब आप खुद से इसको करने की कोशिश करें कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि जो पूछा गया है उसके करस्पॉन्डिंग में कौन से रीजन को शेड करूंगा। उसके करस्पॉन्डिंग में कौन से रीजन को शेड करूंगा। देखो, क्या यही शेडिंग होगी, ए बी सी, और मान लेते हैं यहां पे था क्या, डी, डी कहां पे लिखा था मैंने, डी प्लस जी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां पे डी हो गया, यहां पे जी हो गया, जी प्लस ई बी इंटरसेक्शन, तो यहां पर ई होगा और यहां पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, वही वाला वेन डायग्राम मैंने फिर से, मतलब एलिमेंट्स मैंने उसी तरीके से लिखे हैं, और यहां पर सी है। ठीक है, फिर से एक ऐसा वेन डायग्राम बनाया जिसमें सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। इस सेट के रीजन को जो एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ए से इंडिकेटेड है, ये बी से, ये सी से, यहाँ पे डी, यहाँ पे ये, वही सब थ्योरी है ना, ये सब एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है। इसको मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है जो नीचे हमने इक्वेशन लिखी थी। ठीक है, लेकिन जो शेडिंग हो गई वो शेडिंग अब अलग हो गई, क्योंकि हमें बोला था कि या तो एग्जैक्टली ए में हो, या एग्जैक्टली बी में हो, या एग्जैक्टली सी में हो। तो एग्जैक्टली ए की शेडिंग तो बच्चों ये वाली होगी, केवल ए का अखाड़ा, बी और सी में घुसने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली बी की बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग शेडिंग ये वाली होगी, केवल बी का जो रीजन है सी और ए में घुसने की जरूरत नहीं है। और एग्जैक्टली सी की बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग शेडिंग ये वाली होगी। ये जो भी मैंने ब्लू मार्कर से शेड कर रखा है वही शेडिंग होगी करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, ये सभी को दिखाई दे रहा है। तो इस शेडिंग को देखते हुए मुझे क्या कहना चाहिए,
इस शेडिंग को देखते हुए मुझे ये कहना चाहिए कि हमसे जो रिक्वायर्ड है रीजन वो कौन सा है, रीजन ए प्लस रीजन बी प्लस रीजन सी। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो वेन डायग्राम बना रहे हैं, उसके बाद जो बोला गया है उसके करस्पॉन्डिंग शेडिंग और उसके करस्पॉन्डिंग जो रीजन हमने मार्क किए हैं उनको मैं लिख रहा हूं। तो बेसिकली अपने से एलएचएस में क्या पूछा गया है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया है। ठीक है, अब आप ये सोचें कि ये कैसे आएगा। अगर मुझे ए को पिक्चर में लेकर के आना है तो मुझे सेट ए को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे बी को पिक्चर में लाना है तो सेट बी को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मुझे सी को पिक्चर में यानी कि इस रीजन को पिक्चर में लाना है, पिक्चर मतलब समझ रहे हो ना भाई साहब, तो ये सेट इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मिनिमम मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड देन सेट बी और सेट सी चाहिए ही होगा। फिर कुछ रायता फैलेगा, उस रायते की बात अलग है, वहां पे हम स्वच्छ भारत अभियान लगाएंगे, लेकिन अभी हम बोलेंगे कि मेरे को ये निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कंसीडर करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, इतना तो कंसीडर करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो जैसे ही मैंने ए को लिखा, फिर से वही सारी थ्योरी, जैसे ही मैंने सेट ए को लिखा तो सेट ए में कौन कौन आ गया, ध्यान से देखो, ए डी जी और एफ, ये सेट ए की वजह से आ गए सारे। सेट बी जैसे ही मैंने लिखा तो उसमें कौन कौन से रीजन के एलिमेंट्स आ गए, डी बी ई जी, डी बी ई जी, डी बी ई जी। और जैसे ही मैंने सेट सी को लिया तो सेट सी के करस्पॉन्डिंग जो रीजन है वो कौन कौन है, सी ई जी और एफ, तो उसको यहां पे लिख रहा हूं सी ई जी और एफ। ठीक है, थोड़ा सा वेन डायग्राम में घुस गया ये, सही है। अब इसको देखो बेचारे को और इन मुस्टंडों को देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा हो गया है। अपने को केवल a प्लस बी प्लस सी चाहिए था, लेकिन जब मैंने सेट ए सेट बी सेट सी को कंसीडर किया, जो कि मेरी मजबूरी थी, तो अपने को इतने सारे एलिमेंट्स मिल गए। तो अपने को बहुत सारी चीजें यहां पर एक्स्ट्रा दिखाई दे रही हैं। क्या क्या एक्स्ट्रा दिखाई दे रही हैं, डी को देखो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। डी 2 बार आ रहा है, हमें एक भी बार नहीं चाहिए था, इधर देख लो चाहे इधर देख लो, डी हमें एक भी बार नहीं चाहिए था, तो डी को 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, डी अकेला तो जाएगा नहीं, डी अपने साथ साथ, हम तो जाएंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा कुछ है ना, तो डी अपने साथ साथ किसको लेकर के जाएगा, जी को भी, क्योंकि डी और जी ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है ना, वो यहां पर लिखा हुआ है। तो हम बोलेंगे कि 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों, किसको, डी प्लस जी को। डी का मामला फिट। इसी तरीके से और कौन आ रहा है, ए बी सी के अलावा और कौन आ रहा है, और एफ को देखो, तो एफ भी कितनी बार आ रहा है बच्चों, 2 बार आ रहा है, तो एफ को भी 2 बार घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो एक भी बार नहीं चाहिए। और एफ किसके साथ जाएगा, जी के साथ जाएगा, एफ अकेला नहीं जाएगा, एफ भी जी के साथ जाएगा, तो हमने 2 बार कर दिया एफ प्लस जी। और इसी तरीके से -2 टाइम्स, अब दिख गया होगा क्या, ई वाला भी 2 बार आ रहा है, तो -2 टाइम्स हमने कर दिया ई, लेकिन ई भी अकेला नहीं जाएगा, किसके साथ जाएगा, जी के साथ जाएगा, तो ई प्लस जी को भी 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, डी 2 बार लिखा था, 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, एफ 2 बार एक्स्ट्रा था, 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, और ई 2 बार लिखा था, 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन जी कितनी बार लिखा था बच्चों, 1 2 3, और सब्ट्रैक्ट कितनी बार हो गया, 2 2 4 2 6, तो बेसिकली जी को हमने 3 बार इंट्रोड्यूस किया था और 6 बार हमने घटा दिया इस बेचारे को। ठीक है, इसके साथ तो हमेशा ही नाइंसाफी हो रही है एक तरीके से देखा जाए तो ये कितना बन गया यार, -3g बन गया। तो वो बोल रहा है कि जी को एक बार भी इंक्लूड नहीं करना था, और जबकि हम तो इसको नेगेटिव में 3 लेकर के चले गए। ठीक है, हमें इसको कितनी बार लेना था, 0 बार लेना था, लेकिन हमने इसको -3g लिख दिया है। ठीक है, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते समय। तो हम क्या बोलेंगे कि इसको 0 बनाने के लिए, -3g को 0 बनाने के लिए बच्चों आपको इसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा, 3g ऐड करना पड़ेगा। -3g में +3g कर दिया तो वो 0g हो जाएगा, यानी कि g एक बार भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो गया, अब जाकर के बराबर हो गया। तो अब देखते हैं
ये हो गया n ऑफ a, ये हो गया n ऑफ b, पहले ही लिख दिया था, ये हो गया n ऑफ c, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन c। ये हो जाएगा -2 टाइम्स d प्लस जी यानी कि a इंटरसेक्शन b, तो ये हो जाएगा -2 NAB, -2 NBC, -2 NAC, +3G, G कौन है, इंटरसेक्शन B, तो +3 NABC। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका प्रूफ हो गया, खत्म। तो मैं यहां पर इस बात पे एम्फसाइज करवाना चाह रहा हूं कि अगर आपको वेन डायग्राम की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर ये फॉर्मूले आप भूल भी जाते हैं, वैसे तो याद होने चाहिए, ठीक है, सबसे बेटर तो ये है कि ये याद होने चाहिए, लेकिन अगर आप भूल भी जाते हैं तो इस थ्योरी की मदद से या इस मेथड के मदद से आप बहुत ही जल्दी से उसको एग्जाम में भी डिराइव कर सकते हैं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू शुड रिमेंबर इट। सही है, चलो नोट कर लो इसको। अभी और भी फॉर्मूले हैं इनमें, देखो होगा क्या ना कि जब तक हम सेट थियरी पढ़ रहे होंगे तब तक तो जोश जोश में हो सकता है कि 3-3 फॉर्मूले याद हो जाए, लेकिन जैसे ही अगला चैप्टर आएगा ये सब भूल चुके होंगे, सब गायब, बेहोशी, झाग वाग निकलेंगे जबरदस्त। और जब हम पूरा सिलेबस कर लेंगे या आईआईटी का पेपर देने जाएंगे तब तो शायद ये भी भूल जाएंगे कि कार्डिनल नंबर किसको कहते थे, है ना, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाता है। तो अभी तो जोश जोश में ये सारे फॉर्मूले याद होंगे तुमको, लेकिन जैसे ही एक चैप्टर और पढ़ लेंगे ये भूल जाएंगे अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो अगर फॉर्मूला आप भूल भी जाते हैं तो एटलीस्ट मेथड आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इनको रब कर देता हूं।